इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट आपके लिए बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है। ये क्या होता है, जरा मुझे पहले जरा टाइम दे, मैं ताकि आपको समझा सकूं। आइए जरा इसके नीचे जो एक लाइन पहले लिखी है वो पढ़ना। एसेट इज सेड टू बी इम्पेयर्ड, एक एसेट इम्पेयर्ड कहलाएगा इफ इट्स कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स रिकवरेबल अमाउंट। बहुत से नए वर्ड्स आएंगे, तो पहले मुझे जरा वर्ड्स एक्सप्लेन कर लेने दें, इंशाल्लाह इशू कोई भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है। इससे पहले मैं क्या और आगे चलूँ, जरा इम्पेयर्ड एक वर्ड आ रहा है यहाँ और इम्पेयरमेंट उससे वर्ड बन रहा है। इम्पेयरमेंट को फिलहाल अगर सिंपल ट्रांसलेट किया जाए तो इम्पेयरमेंट को कह लें आप रिडक्शन इन वैल्यू, कमी। ये जरा साथ लिख लें, इम्पेयर्ड जहां वर्ड आया ना फर्स्ट लाइन में, और वहीं से फिर एक इम्पेयरमेंट वर्ड आ गया, एसेट की कमी, एसेट कम हो गया है, इम्पेयर्ड। एक एसेट इम्पेयर्ड कहलाता है अगर उसकी कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर जाए रिकवरेबल अमाउंट से। क्या ज्यादा हो जाए? कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर जाए। देन इससे अगले सेंटेंस में अब यहाँ तीन बोल्ड वर्ड्स आपको नजर आए हैं, अगर आपने देखे इस लाइन में। एक एसेट वर्ड है, एक कैरिंग अमाउंट वर्ड है, और एक रिकवरेबल अमाउंट वर्ड है। सबसे पहले तो ये फैसला करना हमने कि इस बहस में किन एसेट्स की बात हो रही है। नहीं, इधर अपने साथ रहो। वो कहता है एसेट कैन बी, यहाँ जिन एसेट्स की डिस्कशन हो रही है वो IAS 16 वाले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाले एसेट्स भी हो सकते हैं। IAS 38 अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं। और इन एडिशन कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट इज एप्लीकेबल टू IAS 40। ये कॉन्सेप्ट IAS 40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल है, लेकिन तभी एप्लीकेबल है अगर वहां कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा हो। मेरी तरफ देख के जरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जहन में रख के बताएं IAS 40 में कौन कौन से मॉडल्स हैं। अगर IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल हो तो ना कोई डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है और ना ही इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर IAS 40 में कॉस्ट मॉडल हो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिस तरह माइनस होती है, उसी तरह एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस का भी एक कॉन्सेप्ट आ सकता है। पेज नंबर 1 ऑफ द बुक जाए जरा, ये जो वॉल्यूम 2 है। ये एक आध दिन पहले हमने जब पेज 1 पे एक कैरिंग अमाउंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहां मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगवाया हुआ है। कैरिंग अमाउंट जरा पढ़ के बताएं क्या होती है। कोई कैलकुलेशन लिखी हुई है इसकी? वहां एक क्वेश्चन मार्क लगाया था हमने कहीं, किस जगह लगाया हुआ? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी वर्ड है और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस भी वर्ड है। वापस आ जाए, आपके लेवल पे ये जो इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट है ये IAS 16 वाले एसेट्स पे एप्लीकेबल है, चाहे IAS 16 में कॉस्ट मॉडल हो या रिवैल्यूएशन मॉडल हो। क्या IAS 16 में डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, चाहे कौन सा मॉडल हो और चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल हो। इवन रिवैल्यूएशन मॉडल में भी आफ्टर फेयर वैल्यू, आफ्टर रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड, वहां डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है IAS 16 में, और वहां फिर इम्पेयरमेंट का भी है दोनों जगह पे। इनटेंजिबल्स, अगर मोर्टाइजेशन का भी वर्ड सुना आपने, तो इनटेंजिबल्स पे भी एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन के साथ साथ एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट का लॉस का कॉन्सेप्ट हो सकता है। और फाइनली आपके सिलेबस में IAS 40 में अगर कॉस्ट मॉडल एप्लीकेबल हो तो फिर वहां भी इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट हो जाता है। बात डिटेल हो जाएगी अभी इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल आगे जो पढ़ूंगा वो पढ़ते हुए आप IAS 16 बस ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये बात इस वक्त आपके सामने रखने का मकसद ये है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ IAS 16 पे एप्लीकेबल नहीं है, ये IAS 38 में भी एप्लीकेबल है और IAS 40 पे भी हो सकता है अगर कॉस्ट मॉडल हो। लेकिन हम फिलहाल आगे बहस करते हुए IAS 16 को जहन में रखेंगे। यहाँ तक ठीक है प्लीज? और IAS 16 को जहन में रख के हम कैरिंग अमाउंट की बात करें तो कैरिंग अमाउंट IAS 16 में दो तरह से कैलकुलेट हो जाती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी और फेयर वैल्यू माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इमीडिएटली आफ्टर दिस पॉइंट जरा सेकंड पॉइंट में है, कैरिंग अमाउंट बिफोर इम्पेयरमेंट लॉस मींस फॉर एसेट्स एट कॉस्ट मॉडल
cost less accumulated depreciation, and for assets at revaluation model, revalued amount minus accumulated depreciation. ये कुछ समझ आया प्लीज? अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है, वो होता क्या वो मैंने बताना है। अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है तो कॉस्ट मॉडल में आप कैरिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और रिवैल्यूएशन मॉडल में रिवैल्यूड अमाउंट लिखा हुआ है। आई होप कि अब आपको पता चल गई ये चीजें। फेयर वैल्यू कह सकते हो इसे, फेयर वैल्यू लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो दिस इज कैरिंग अमाउंट बिफोर एनी कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। तो ऊपर फर्स्ट लाइन में जाए जरा। एसेट का अब हमने क्या ज़हन में रखना है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। कैरिंग अमाउंट क्या ज़हन में रखनी है? कॉस्ट मॉडल भी है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी है, लेकिन फिलहाल जरा हम बात आज सिंपल से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल वाली ज़हन में रख रहे हैं। कैसे आती है कैरिंग अमाउंट एट कॉस्ट मॉडल? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक एसेट इंपेयर्ड कहलाएगा, दोबारा फर्स्ट लाइन, अगर उसकी कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो जाए। अब आ जाए नई चीज, रिकवरेबल अमाउंट किसे कहते हैं? ढूंढने जरा, नेक्स्ट एक हेडिंग मिलेगी आपको कैरिंग अमाउंट से आगे। मिल गया? कैरिंग अमाउंट बेटा कहते हैं हायर ऑफ, 2 मिनट जरा, सॉरी, रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट लिखा हुआ, इट इज हायर ऑफ क्या एंड क्या? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। मतलब इसका ये है कि हम दो कैलकुलेशंस करेंगे। एक कैलकुलेशन करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू, कॉस्ट टू सेल का मतलब बेचने का अगर कोई खर्चा है, मार्केट वैल्यू उठाएंगे, और अगर बेचने पे कोई खर्चा होना है तो उसको माइनस कर देंगे। बेचने का कोई खर्चा हो सकता है, मसलन सेलिंग कॉस्ट, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैरिज इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स? आउटवर्ड्स। कोई कमीशन किसी ने लेना है, तो बेचने पे अगर कोई खर्चा भी है तो मार्केट वैल्यू में से अगर माइनस कर लेंगे तो जो फिगर आएगी, दैट फिगर इज कॉल्ड एज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। लेकिन उसके साथ साथ एक और कैलकुलेशन होगी, दूसरा पढ़े क्या लिखा हुआ है। सिंपल ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। वैल्यू इन यूज का मतलब यूज की वजह से फायदा, वैल्यू यूज का की वैल्यू। तो किसका किससे कंपैरिजन हो रहा है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज का। और इसमें से सेलेक्ट किसे करेंगे? जो हायर सिलेक्ट हो जाएगा उसका नाम फिर बन जाएगा रिकवरेबल अमाउंट। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का नाम रिकवरेबल अमाउंट है, ये वैल्यू इन यूज का। ये दोनों फिगर सामने रखा करेंगे, जो इनमें से हायर हुआ करेगी वो जब उठ जाएगी वो फिगर कहलाएगी रिकवरेबल अमाउंट। उसका कंपैरिजन फिर करेंगे कैरिंग अमाउंट से, और अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा हुई तो फिर हमारा एसेट इंपेयर्ड कहलाएगा। पूरी बात अब है क्या, जरा समझने के लिए बोर्ड पर दे रहे थे। लिखने की शायद आपको जरूरत नहीं है, आपके पास नीचे सिनेरियोस बने हुए हैं, लेकिन आप पहले समझने के लिए मुसलसल बोर्ड पे देखें जरा। लेट्स अज्यूम कोई मशीनरी है जी हमारी, जो हमने कॉस्ट मॉडल पर रखी हुई है। आइए 16 में हूं फिलहाल, और आइए 16 में किस मॉडल पे बहस कर रहा हूं? रिवैल्यूएशन में इंशाल्लाह बाद में जाएंगे। एज ऑन 30 जून 2023 पे सपोज आप खड़े हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉस्ट मॉडल, इस मशीन की आप कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। जब कभी ये मशीन आपने खरीदी थी तो सपोज ये 15 लाख रुपीस की आई थी। कुछ ऐसा ये मशीन सपोज यूज हो चुकी है और 8 लाख रुपया डेप्रिशिएट होके 30 जून 2023 पे 7 लाख रुपया मशीन की एक कैरिंग अमाउंट आ गई है। एनी कंफ्यूजन इन दिस एग्जांपल? यहां तक हमारे पास एक मशीन है, 30 जून 2023 पे आप खड़े हैं और मशीन की कैरिंग अमाउंट 7 लाख रुपीस कैलकुलेट हो गई है। डन है सर? देन ये मशीन अपनी ही समझे, मींस अपना ही बिजनेस समझे। क्या ये मशीन एसेट है? क्या होता है एसेट? जिसे फ्यूचर बेनिफिट्स मिलते हैं।
इस मशीन से क्या फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा? फ्यूचर बेनिफिट लेने के इस मशीन से दो तरीके हैं। नंबर एक, इसको रिमेनिंग लाइफ में इस्तेमाल करते रहें और जो यूनिट्स प्रोड्यूस हो उन्हें बेच के प्रॉफिट कमा लें। हम पास्ट की बहस कर रहे हैं या फ्यूचर की? जो फायदा आपने ले लिया वो बहस खत्म हो गई। अगर अभी भी आपका एसेट है तो एसेट वो होता है जिससे फ्यूचर बेनिफिट मिले। तो इस मशीन से फ्यूचर में बेनिफिट लेने का एक वे ये है कि इसे रिमेनिंग लाइफ में इस्तेमाल किया जाए और इससे प्रोडक्शन हासिल की जाए और प्रोडक्शन को बेच के प्रॉफिट कमा लिया जाए। सेकेंड ऑप्शन ये भी हो सकती है कि आप इस मशीन को बेच दें। क्या बेच के भी कुछ कमाया जा सकता है? क्या बेच के भी पैसे कमाए जा सकते हैं और अल्लाह करे कैरिंग अमाउंट से ज्यादा मिल जाए, प्रॉफिट हो सकता है। तो इस मशीन से बेनिफिट लेने के दो तरीके हैं। या तो इसे अभी बेच दें, अभी का मतलब यहाँ यहाँ कौन सी डेट नहीं, वो तो अमाउंट नहीं है। 7 लाख पे बिल्कुल ना बेचें यार, कमाल है। 7 लाख पे बेचना है या मार्केट में बेचना है? किस पे बेचेंगे आप? मार्केट वैल्यू से कम ज्यादा हो सकती है, कोई गलत है पैसे। या तो किस वक्त बेच दें और या क्या करें, रिमेनिंग लाइफ में इस्तेमाल कर लें। अच्छा, ऐसे ना कर लें कि इसे बेच भी दें और रिमेनिंग लाइफ में इस्तेमाल भी कर लें। या क्या कर सकेंगे, और या क्या कर सकेंगे, या इमीडिएटली बेच सकते हैं और कुछ पैसे कमा सकते हैं, और या बेचने की बजाय रिमेनिंग लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड अब हम पढ़ने लगे हैं IAS 36 है, लेकिन पूरा सिलेबस में आपके नहीं है। वो जितना सा भी हिस्सा थोड़ा सा है वो ये कहता है कि आपने एक कंपैरिजन करना है अपनी कैरिंग अमाउंट का रिकवरेबल अमाउंट से। तो वर्ड से डरना नहीं, इंशाल्लाह बड़े इजी निकलाएंगे। रिकवरेबल अमाउंट का जो भी अपने पढ़ा वो छोड़े एक सेकंड के लिए। करना ये होता है कि आपने दो कैलकुलेशंस करनी है और ये चेक करना है कि बेचने का फायदा ज्यादा होगा या इस्तेमाल का फायदा ज्यादा। ये बेच दिया है, इस्तेमाल कर लिया है, एक वर्किंग होने लगी है कि अगर अभी बेच देंगे तो क्या मिलेगा, और नंबर दो, अगर बेचने की बजाय फ्यूचर में यूज करेंगे तो इंशाल्लाह क्या बचेगा। ये एस्टिमेट्स की बेस पे वर्किंग है, ये एक्चुअल नहीं। कौन सी दो कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड है? नंबर वन, एक वर्किंग करें और चेक करें कि अगर इमीडिएटली सेल करते हैं तो क्या मिलेगा। इमीडिएटली सेल का मतलब मेरी एग्जांपल के मुताबिक 30 जून 2023 पे अगर बेच दें तो क्या मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमने एस्टिमेट लगाया, मार्केट सर्च की, देखा वगैरह, तो पता ये चला कि अगर अभी बेच देंगे तो 8 लाख रुपए मार्केट से मिल सकता है, लेकिन बेचने पे 25,000 रुपए का खर्चा भी करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, अभी बेच के नेट क्या मिलेगा। ये मशीन किस कैरिंग अमाउंट पे हमारी बुक्स में मौजूद है, बताएं, भेज दें। एक और कंपैरिजन अभी होना चाहिए। ये तो बेचने से मिलेगा, नेट मिलेगा। एक और वर्किंग होगी, आप चेक करेंगे, यूज करेंगे तो क्या होगा, यूज ओवर रिमेनिंग यूजेबल। दोबारा ये क्लियर करने, ये मैंने और लिखा दरमियान में OR, या ये एंड होना चाहिए, या क्या कर सकेंगे या कर सकेंगे। यूज ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, दूसरा ये है। अब इसकी एक बड़ी लंबी सी वर्किंग होती है, वो इंशाल्लाह भी डिस्कस भी करेंगे हम, लेकिन फिलहाल मैं समझाने के लिए, अब डेफिनेटली फ्यूचर की वर्किंग है, हमारी मशीन है, लेट्स सी इसकी रिमेनिंग लाइफ 5 इयर्स है, हम ईयर वाइज वर्किंग करेंगे और देखेंगे हर साल ईयर वाइज कितना कितना बच सकता है, और देन उसको टोटल करेंगे। टोटल करके हमारे पास जो फिगर आएगी वो फिर यूज की अमाउंट आएगी। तो इस वक्त मैं वो डिटेल कैलकुलेशन नहीं कर रहा, वो इंशाल्लाह भी करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने इसके नीचे लिखूं
9 लाख रुपया। तो इसका मीनिंग बताएं क्या है? क्या अगर हम इस मशीन को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में इस्तेमाल करेंगे तो लेट्स अज्यूम हम 9 लाख रुपया कमा लेंगे। यहां तक मेरे कुछ वर्ड समझ आए हैं? 3 फिगर सामने आ गई हैं। कैरिंग अमाउंट क्या है? प्लीज कैरिंग अमाउंट क्या है? बेचेंगे तो नेट क्या मिलेगा? इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह कितना बचेगा? एनी कंफ्यूजन इन माय फिगर्स? मशीन आपकी हो चुकी है, दोबारा अपनी मशीन समझें, बताएं क्या डिसीजन होना चाहिए? इस्तेमाल करें या बेच दें? इस्तेमाल करें या बेच दें? इस्तेमाल करें या बेच दें? बोर्ड पे देख रहे हैं आप, नॉर्मल लोग हैं आप, कोई मसला नहीं। इस्तेमाल करें बेच दें? और जाने दें यार, भी कह रहे थे इस्तेमाल करें। अब क्या हुआ अचानक? क्या हुआ अब? अचानक क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? इस्तेमाल करें या बेच दें? कोई मसला नहीं, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, कोई मतलब। इन अदर वर्ड्स हम हायर की तरफ जा रहे हैं। अब आप किधर जा रहे हैं? 9 लाख की तरफ या 775 की तरफ? रीजन 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 और जब मैंने यहाँ 7 लाख लिखा तो आप किधर चले गए? आप 775 की तरफ। ऐसे ही हुआ। इट मींस यहां से क्या सेलेक्ट करेंगे? हायर सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स अज्यूम यही 9 लाख रुपए फिगर है, तो यहां से मैंने हायर सेलेक्ट किया 9 लाख। ठीक है सर? ये अगर यूज करेंगे तो डेफिनेटली रेवेन्यूज भी होंगे, खर्चे भी होंगे, वो डेफिनेटली लेस करेंगे यार। जो खर्चे होंगे वो सारे लेस करेंगे। अगर यूज करेंगे तो रॉ मटेरियल खरीदेंगे, लेबर को पैसे देंगे, खर्चे होंगे, फिर इंशाल्लाह पैसे मिलेंगे भी, रेवेन्यू भी कमाएंगे। नेट की अमाउंट की बात कर रहा हूँ जी। ठीक है मानसर? नेट क्या बचेगा? दोनों तरफ नेट है। सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे तो वो भी करेंगे। यूज करने की वजह से अगर आपने चीजें बना के बेचनी है तो वो भी लेस करेंगे। यूज करने से खर्चे होंगे, इंशाल्लाह प्रॉफिट्स भी नहीं। अगर मशीन यूज करेंगे तो खर्चा होगा कोई? हाँ जी, रॉ मटेरियल लेंगे, लेबर को पैसे देंगे, चीजें बनाएंगे, चीजें बनाने पे भी खर्चा है, चीजें बेचने पे भी खर्चा है, और फिर इंशाल्लाह उसके अगेंस्ट पैसे भी कमाएंगे। तो ये जो मेरा 9 लाख है, ये नेट 9 लाख है। ये नेट होना चाहिए या सिर्फ वो अमाउंट होनी चाहिए जो मिलनी है? ये नेट बचाएंगे। 775 के है, ये दोनों नेट अमाउंट्स हैं। अगर बेचेंगे तो नेट क्या मिलेगा? अगर इस्तेमाल करेंगे तो नेट क्या बचेगा? ठीक है प्लीज। अब नहीं, जहां प्रॉफिट हो रहा है वो तो तैमूर आपकी बात ठीक है, लेकिन यहां से शायद हायर की सिलेक्शन हुई है। ये आपने सिलेक्शन करवाते हुए कि क्या उठाऊं, आपने 7 लाख कैरिंग अमाउंट देखी है? नहीं, अभी नहीं देखी, अभी उसकी कोई बहस नहीं है। वो जितनी भी है पहले ये देखा आपने, मैंने उसको छुपा लिया दोबारा। इनमें से सिलेक्ट किया या 7 लाख देके सिलेक्ट हुआ? इनमें से क्या देखा हमने? नेट क्या मिलेगा बेच के, इस्तेमाल करके क्या बचेगा? तो क्योंकि इस्तेमाल करके ज्यादा बच रहा है, इसलिए हमने उसे हाईलाइट कर लिया है कि ये हम इस्तेमाल की तरफ जाएंगे। अगर इस्तेमाल की वैल्यू कम होती तो यकीनन हम बेचने की तरफ जाएंगे। ओके, व्हाई आई हाईलाइटेड 9 लाख? बिकॉज इट इज हायर इन दिस केस। जी, अब ऑनलाइन स्टूडेंट सब साथ है, कोई इशू तो नहीं अब रहेगा? अब आइए जरा इस 9 लाख को जरा कंपेयर करें कैरिंग अमाउंट से। अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह नेट 9 लाख बचा लेंगे। हमारी बुक्स में हमारा एसेट कितने पे आ रहा है? दोबारा अपना एसेट समझें, बताएं आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? क्या 7 लाख वाला एसेट आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह 9 लाख तक कब कमा देगा? आर यू एक्सपेक्टिंग गेन और लॉस?
गेन या लॉस ऑफ हाउ मच, ऑफ 2 लाख। पहले मैंने किस में से क्या उठाया, बेच के क्या मिलेगा, इस्तेमाल करके क्या बचेगा, उसमें से मैंने हायर उठाया, और हायर उठाने के बाद मैंने किससे कंपेयर किया, और हमारी इस केस में क्या चीज इज लेस देन क्या है, कैरिंग अमाउंट इज लेस देन द हायर अमाउंट, लेस देन द हायर अमाउंट। अब आए जरा जो बुक पे आप पढ़ रहे थे, थोड़े जरा टेक्निकल वर्ड्स में लगा दूं, रिकवरेबल अमाउंट की डेफिनेशन ढूंढना जरा। रिकवरेबल अमाउंट किस किस का हायर होता है, बोर्ड पे देखें जरा। आप मुझे बता सकते हैं इनमें से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल वाली कैलकुलेशन कौन सी है? 8 लाख थी फेयर वैल्यू और 25,000 था, तो व्हाट वाज द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल? 7,75,000। ऑपोजिट साइड पे मैंने लिखा था यूज की वैल्यू, यूज का फायदा, तो 9 लाख को क्या कहेंगे हम? वैल्यू यूज। स्टैंडर्ड के मुताबिक 9 लाख विल बी कॉल्ड एज वैल्यू इन यूज। इसमें से उठाया फिर मैंने क्या, हायर मैंने क्या उठाया, हायर मैंने क्या उठाया, जब मैंने हायर वैल्यू यूज उठा ली तो उठा लेने के बाद उसका नाम हो गया रिकवरेबल अमाउंट। क्या हमेशा वैल्यू यूज का नाम ही रिकवरेबल अमाउंट हुआ करेगा? अगर हायर क्या होता तो उसका नाम क्या हो जाना था? अगर हायर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती तो देन उसको उठा लेने के बाद उसका नाम, तो रिकवरेबल अमाउंट किसे कहते हैं? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू यूज। इस केस में हायर वैल्यू यूज बनती थी, लेकिन जब वो 9 लाख उठा लिया हमने, हायर उठा लिया, तब यहां से उसका नाम वैल्यू यूज नहीं रिकवरेबल अमाउंट हो गया। देन काइंडली फर्स्ट लाइन में जाएं, फर्स्ट लाइन हमने इंपेयरमेंट लॉस वाली पढ़ी थी। इंपेयरमेंट एसेट की कब होती है? जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो। क्या हमारे इस केस में कैरिंग अमाउंट ज्यादा निकली है कम निकली है? तो इस केस में एक्सपेक्टेड गेन है, इन अदर वर्ड्स कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, ठहरे 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 ठहरे, अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है तो फिर डबल एंट्री क्या होगी? कोई भी नहीं होनी चाहिए, वैसे भी एक्सपेक्टेड गेन है। लेकिन अगर यहां हमें कोई एक्सपेक्टेड लॉस नजर आ जाता तो फिर कौन सा कॉन्सेप्ट दोबारा एप्लीकेबल हो कि हमने क्या कर लेना था? तो वो कब होगा? जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी या कम होगी? इंपेयरमेंट लॉस अभी कब होगा? जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी या कम होगी यार? तो इस केस में इंपेयरमेंट लॉस क्यों नहीं है? कैरिंग अमाउंट इज लेस देन क्या क्या क्या? रिकवरेबल अमाउंट। आपने किसे बोला है? 9 लाख को बोला आपने। 9 लाख कैसे बना? हायर ऑफ बना है, फिर लेस कॉस्ट टू सेल इनकेबल। तो क्या हमेशा इंपेयरमेंट लॉस होगा? हो सकता है हमारे कंपैरिजन से पता चले कि कैरिंग अमाउंट कम है और कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा। यहाँ तक बात मेरी समझ आ गई? लेट मी फिनिश जरा, एक एग्जांपल थोड़ी सी मैं बदल लूं जरा। लेट्स अज्यूम, जो मैंने फिगर्स अज्यूम की थी उनमें से अगर बेचेंगे तो सपोज 7 लाख का बिकता है, इट मींस 6,75,000 विल बी कॉल्ड एज, अब बोलते रहिएगा जरा, फिगर्स वर्ड्स याद हो जाए जरा। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, अच्छा मैंने एब्रीविएशन बनाई है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, CTS। लेट्स अज्यूम अगर इस्तेमाल करेंगे तो 6,90,000 बच जाएगा। ठहरे ठहरे ठहरे, आराम से आराम से। सबसे पहले आपने किसका किससे कंपैरिजन करके क्या उठाना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज का कंपैरिजन करके आपने हायर उठाना है। अभी भी जो मैंने फिगर्स लिखी हैं, व्हाट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल? 675। व्हाट इज 690? वैल्यू यूज। हायर बताएं क्या है? हायर 690 होने का मतलब क्या हुआ? ये रिकवरेबल अमाउंट बन
अब इस रिकवरेबल अमाउंट का कंपैरिजन किससे होना है? अब मेरे वर्ड्स पूरे होने दीजिएगा। अब हम चाहे बेचें चाहे इस्तेमाल करें, और यकीनन इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करें या बेच दें, लेकिन अगर इस्तेमाल कर भी लेंगे तो 7 लाख से जरा कंपैरिजन करें, क्या 10,000 लॉस होना ही होना है? तो फिर बेच देते हैं। बेचेंगे तो 25,000 हो जाएगा। अब हम कुछ भी कर लें, क्या लॉस होना ही है? होना ही है। और डेफिनेटली कौन सा लॉस कर लें, कम वाला या ज्यादा वाला? तो पहले क्या उठा लें? हायर उठा लें। हायर कितना उठा, फिर उसे किससे कंपेयर करें? लेकिन अगर आप कंपेयर आप करेंगे भी तब भी 10,000 एक्चुअल लॉस है, एक्सपेक्टेड लॉस है? ये भी एक्सपेक्टेड लॉस है। यही है सर। 10,000 कैसे निकाला मैंने? कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट का मैंने कंपेयर किया। अपना सेंटेंस दोबारा फाइनल करें जो पहला पढ़ रहे थे हम। क्या इस केस में कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर रही है? कितनी एक्सीड कर रही है? 10,000 एक्सीड करी। किससे एक्सीड कर रही है? तो क्या हमारे एसेट की वैल्यू में कमी आ गई है? दिस कमी इज कॉल्ड एज इम्पेयरमेंट लॉस। इज इट एन एक्चुअल लॉस? इट इज एन एक्सपेक्टेड लॉस। लेकिन क्या एक्सपेक्टेड लॉसेस इमीडिएटली रिकॉर्ड होते हैं? तो हमें कैसे पता चलेगा इम्पेयरमेंट लॉस है या नहीं है? हम कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करेंगे, और अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो डिफरेंस इम्पेयरमेंट लॉस है। और इम्पेयरमेंट लॉस इमीडिएटली जब रिकॉर्ड करेंगे तो प्लीज डबल एंट्री बताएं। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट। इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और सेकंड इफेक्ट उसी तरह होगा, एसेट ने कम होना है लेकिन डेप्रिसिएशन की एंट्री बताएं। सेपरेट लेजर बनता है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। जितनी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ रही होती है एसेट, उतना कम हो रहा होता है। तो वंस अगेन यहाँ भी सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस बनाया जाता है। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन? मेरी तरफ देख के बताएं जरा, और उसी से लिंक करें जरा। देयरफॉर व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट होने से ही 10,000 कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट कम हो जाएगा। और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट होने से एसेट कम हो जाएगा। एसेट कितने से कितना हो जाएगा इस केस में? 7 लाख से 10,000 लेस होके 6,90,000 हो जाएगा। क्या इस एंट्री के बाद एसेट अपनी रिकवरेबल अमाउंट के बराबर आ जाएगा? व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट इन दिस केस? क्या यहां से ऑनवर्ड्स अगले सालों में डेप्रिसिएशन फिर चार्ज होगी? किस अमाउंट पे चार्ज होगी? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 690 विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। वही वर्ड्स दोबारा आ जाएंगे। रिमेनिंग लाइफ का कॉन्सेप्ट अब आपने आज में से तीसरी दफा सुना है। रिवैल्यूएशन हो जाए तो आफ्टर फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर। नंबर 2, एस्टिमेट चेंज हो जाए तो डब्ल्यूडीवी इज डेप्रिशिएटेड ओवर। और अगर इम्पेयरमेंट लॉस आ जाए तो आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कह लेते हैं। रिकवरेबल अमाउंट के मुताबिक हो जाएगी अमाउंट, लेकिन रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ 690,000 विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। क्या हमेशा इम्पेयरमेंट लॉस आएगा? कैरिंग अमाउंट को किससे कंपेयर करेंगे? रिकवरेबल अमाउंट ढूंढ के दोबारा पढ़ लें क्या होती है। जब हायर उठ जाएगा तो उसका नाम फिर रिकवरेबल अमाउंट है, फिर उसे कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे। अगर कैरिंग अमाउंट कम है तो कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है, कोई डबल एंट्री नहीं है। लेकिन अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो एक्सपेक्टेड लॉस है, इम्पेयरमेंट लॉस के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया सर? लिखने की इसलिए जरूरत नहीं है, नीचे 2 सिनेरियोस बने हुए हैं, पहले हम उन सिनेरियोस को जरा पढ़ लेते हैं। अगर कोई इशू रह गया तो फिर कोई एग्जांपल अगर लिखनी है तो लिख लेंगे। कुछ रीजनेबली समझ आ गया वैसे? लेकिन बात जरा मेरी पूरी हो जाए, जरा 5 मिनट और। सिनेरियो 1 ढूंढे नीचे, मिल जाएगा सबको? पेन रखें हाथ में, मेन चीज हाईलाइट कीजिएगा। 30 जून 11 मशीन है
किस मॉडल पे है? अभी आज की शायद सारी बात कॉस्ट मॉडल पे रहेगी। रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है वो मेरे लिए छोड़ें, इधर उधर ना निकल जाएगी। सिर्फ कॉस्ट मॉडल है और फिलहाल हम IAS 16 में। बताएं जी कैरिंग अमाउंट क्या है? 650 को कहेंगे यार। मशीन एसेट है सर, वो सब कुछ जो मैंने बोला था शायद लिखा भी हुआ है। मशीन एसेट है, क्यों? फ्यूचर बेनिफिट्स है। फ्यूचर बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे? दो वेज हो सकते हैं, पढ़ते जाए, लिखा हुआ है। नंबर 1, यूज द मशीन ओवर मीनिंग लाइफ एंड ऑब्टेन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या इमीडिएटली सेल एंड रिसीव कैश। या क्या कर लें, या बेच दें या इस्तेमाल कर लें। Suppose we have estimated on 30th June 11 that by using the machine over the remaining useful life, we can obtain benefit of 7 lakh. What is the name of this 7 lakh? Value use. यही value use है. In addition, it is estimated that if the machine is sold on 30th June 2011, today आज ही बेच दें, तो we can obtain 8 लाख. What is this 8 लाख? अब अगर cost to sell ना दी हो, तो फिर वो जीरो होगी. Therefore यही fair value less cost to sell बन जाएगी. अगर cost to sell है तो माइनस कर देंगे, और अगर नहीं है फॉर एग्जांपल तो फिर वो जीरो है, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो जाएगी। ये जरा वर्ड्स के साथ लिख लें, जरा ये जो फिगर्स आई हैं 7 वर्ड्स लिख लें। 7 लाख क्या समझा हमने, और 8 लाख क्या है? क्योंकि डिस्पोजल कॉस्ट नहीं दी हुई, कॉस्ट टू सेल नहीं दी हुई, तो फिर वो जीरो अज्यूम करेंगे। लॉजिकल है, या खुद ही से 8 लाख अज्यूम करके जीरो कर लें? जी इसमें से सिलेक्ट बताएंगे, क्या करेंगे बताएं, आप इस्तेमाल करेंगे या बेच देंगे? हायर क्या बना फिर? नीचे नेक्स्ट लाइन में ढूंढे। अब 8 लाख जब सिलेक्ट हो गया तो इसका नाम कैरिंग अमाउंट होने कितनी थी? कंपेयर करें किसको किससे, तो कितना लॉस आ रहा है, गेन आ रहा है, विच शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली, और एसेट किस अमाउंट पे ही आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रहेगा? 6,50,000 पे रहेगा। मैंने तो कहा था रिकवरेबल अमाउंट के बराबर आ जाएगा। अगर लॉस होगा तो एंट्री होगी, और अगर वर्किंग करके पता चला लॉस ही नहीं है, तो ये सारी कैलकुलेशन का रिजल्ट इग्नोर हो जाएगा। इस कैलकुलेशन का मकसद क्या है, कोई बताएगा फाइनली? इस कैलकुलेशन से, इस रिकवरेबल अमाउंट की कैलकुलेशन से क्या पता चलाना चाह रहे हैं हम, कि लॉस है या नहीं? और अगर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह है, कोई एंट्री नहीं, और अगर लॉस है तो रिकॉर्ड कर लेंगे। सेकंड सिनेरियो जरा नेक्स्ट पेज पे खुद से पढ़ेंगे प्लीज, यार रिक्वेस्ट है। इस तरह ना पढ़ें जिस तरह हम पता नहीं क्या पढ़ते थे, तो मतलब पेन हाथ में रखें, को मेन चीजें ढूंढूंगे, नाम लिखे उनके यार। कैरिंग अमाउंट क्या है जी? 1.5 लाख क्या है? 70 क्या है? हायर क्या है? हायर क्या है? नाम अब इसका क्या है? ये वेन्यू यूज का नाम रिकवरेबल अमाउंट है या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल का? जो भी इनमें हायर होगा उसका नाम रिकवरेबल अमाउंट है, ऐसे ही सर। अब इस रिकवरेबल अमाउंट ऑफ 1.5 लाख को कंपेयर किससे होना है? कितनी है? क्या 50,000 वो है? उस वो का नाम क्या है? और इंपेयरमेंट लॉस की इमीडिएटली एंट्री क्या है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? लेकिन बात जरा थोड़ी सी आगे बढ़ाएं जरा। एसेट की कॉस्ट क्या थी? 5 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या थी? और अगर ये 50,000 की एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री भी हो गई है, तो फाइनली अब कैरिंग अमाउंट क्या हो गई है? और क्या अगर इंपेयरमेंट लॉस हो जाए तो कैरिंग अमाउंट, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट के बराबर हो जाती है? किस सिचुएशन में नहीं होती है? अगर इंपेयरमेंट लॉस नहीं है फिर नहीं होगी, लेकिन अगर इंपेयरमेंट लॉस है तो आफ्टर द एंट्री ऑफ इंपेयरमेंट लॉस फिर आपकी फाइनल कैरिंग अमाउंट
रिकवरेबल अमाउंट के बराबर हो जाएगी। ये नीचे जो वर्किंग हुई हुई समझ आई कैसे हुई हुई है? एसेट का लेजर अलग है 5 लाख पे, 3 लाख एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अलग थी, उसके साथ साथ एक नया लेजर किस नाम से अपीयर हुआ? ये एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस लेस हुआ है या इंपेयरमेंट लॉस लेस हुआ? ये वर्ड्स गलत नहीं होने चाहिए। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट होके कहां गया है? और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट होके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट में से वैसे ही लेस हो रहा है जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस होती है। और फाइनली एक सेंटेंस अंडरलाइन करें, आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट एज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। आज तीसरी ये चीज आ गई है जहां रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एस्टिमेट की जाती है। आप पिछले पेज से जरा लिंक कर लें, जितना हो सका थोड़ा सा रिवाइज कर लें, बाकी मैं फर्दर अभी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेन कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी जरा जब पढ़ा है इतना दोबारा देखें, हेडिंग्स डेफिनेशंस कम से कम रिवाइज करो। अभी करते हैं ना यार, जैसे जैसे आपने कहना वैसे होना। काफी अरसे बाद मुलाकातें हुई हैं, अल्लाह करे कि सलाम दुआ आज कंप्लीट हो जाए। काफी अरसे बाद देखा यार, तुझे किधर होता है? जी हमाद, अगर कॉस्ट मॉडल है तो जो आप बात करें ये बहस ही नहीं है। कॉस्ट मॉडल अगर है तो रिवैल्यूएशन बहस ही नहीं। ठीक है प्लीज हमाद। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई और इशू तो नहीं प्लीज? किताब के हर सफे से कोई ना कोई हंसने वाली चीज आप ढूंढ लेते हैं। मुझे कभी नजर नहीं आया कि किताब में कोई ऐसी चीज लिखी हुई है जिसमें हंसी मजाक हो, लेकिन आप माशाल्लाह हर चीज में से कोई पॉजिटिव चीज ढूंढ ही लेते हैं। अगर रिवाइज का मतलब यही है तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट ही पढ़ते हैं। मेरी तरफ देख के बताएं जरा, एसेट इंपेयर्ड कब कहलाता है? कैरिंग अमाउंट किससे ज्यादा हो जाए? कॉस्ट मॉडल में कैरिंग अमाउंट कैसे आती है? अगर इंपेयरमेंट लॉस नहीं है तो सही है, मैं सही बताया। रिकवरेबल अमाउंट किसे कहते हैं? और अगर कैरिंग अमाउंट कम है तो नो इशू, और अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो फिर इंपेयरमेंट लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाएगा। अब हमने जरा ये डिस्कस करना है कि ये जो वैल्यू इन यूज वगैरह की फिगर्स हैं ये सॉल्व कैसे होते हैं। मैंने तो पहले आपको सिर्फ एक आइडिया दिया कि सपोज वो 9 लाख है या 7 लाख है, 70,000 है, ये फिगर्स आती कैसे है। लेकिन अब आपने मेरा तकरीबन मसला वैसे हल कर दिया है, बच्चों से ओपिनियन लेके देखते हैं। सिनेरियो 1 में जाए जरा, पेज 4 पे। ये जब फिगर्स आपस में कंपेयर हो रही हैं, ये किस दिन कंपैरिजन हुआ है? मसलन जरा ढूंढे, 7 लाख रुपया था एक, ये यकीनन 7 लाख क्या कमा लिया है या कमाएंगे? कब कमाएंगे? लेकिन क्या ये फ्यूचर वैल्यू होनी चाहिए या कोई प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए? ये फ्यूचर वैल्यू तो है, ये अगले 5 सालों में कमाएंगे। लेकिन ये फिगर्स का कंपैरिजन करना है हमने 30 जून 2011 वाले दिन। 7 लाख को छोड़े, आप 8 लाख पे आ, 8 लाख क्या है? आज बेचेंगे तो 8 लाख है, तो इसका कंपैरिजन आज के मुताबिक फ्यूचर में क्या मिलेगा उससे होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए 5 साल बाद वो कमाएंगे और 8 लाख आज बेच के कमा लेंगे, फिर तो ये कंपैरिजन सही नहीं है। यकीनन फ्यूचर में कमाएंगे, लेकिन आपको पता है फ्यूचर की वैल्यूज आज की वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाती हैं। फ्यूचर की वैल्यूज प्रेजेंट वैल्यू लेके आज की वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाती हैं यार। कभी फॉर्मूला पढ़ा है सर ऐसा भी आपने? एक कंपाउंडिंग भी होती है, एक डिस्काउंटिंग भी होती है।
कंपाउंडिंग का मतलब होता है आज की वैल्यू से फ्यूचर में जाना, और डिस्काउंटिंग होती है, तो इस अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, लेट्स सी हम कैलकुलेटर पे लिखें 1 लाख, सपोज 1 लाख 2 साल बाद हमें मिलना है। नहीं, 1 मिनट मैं असल में चाह रहा हूँ, मुझे वो आपको आइकन पता है जिसकी अभी जरूरत पड़नी है हमें कैलकुलेटर पे। सपोज 1 लाख हमें 2 साल बाद मिलना है, और मैं आपसे रिक्वायर ये कर रहा हूँ कि इसकी आज की वैल्यू बताएं। डिस्काउंट करने को कह रहा हूँ या कंपाउंड करने को कह रहा हूँ? 2 साल बाद मिलना है, आज की वैल्यू बताएं। कंपाउंड अगर करना हो फिर कैसे कहूंगा? आज 1 लाख है, 2 साल बाद क्या होगा, वो कंपाउंडिंग होती है। तो कंपाउंडिंग की हमें जरूरत नहीं है, डिस्काउंटिंग की जरूरत पड़नी है, इसलिए मैं उसी की बहस कर रहा हूँ। तो कोई फार्मूला जेन में आता है? 1 प्लस आर या आई, नहीं एन ऊपर होता है, मैं बताता हूँ। आर या आई इंटरेस्ट रेट के लिए होता है। आर पढ़ा हुआ है, आई पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ा ही नहीं हुआ, पढ़ा तो हुआ है। आर किसके लिए? इंटरेस्ट रेट, और माइनस एन पावर होती है। प्रेजेंट वैल्यू में माइनस है और फ्यूचर वैल्यू में फिर पॉजिटिव होता है। हो सकता है कोई एनईटी का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ ज़हन में आ रहा हो, लेकिन वो कब यूज होता है मैं बताऊंगा। 1 प्लस आर क्या चीज है? इंटरेस्ट रेट, और एन है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ पीरियड्स। माइनस एन तब होता है जब हमने प्रेजेंट वैल्यू लेनी होती है। तो लेट्स अज्यूम 1 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 10% है, कैलकुलेटर पे लिखें 10%, और मैंने कुछ नहीं कहा, भी मेरे साथ वर्किंग करें जरा। 10% जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपका कैलकुलेटर 0.1 आंसर देगा। 10 लिख के परसेंटेज का साइन, मीन्स उसे आपने 10 नहीं लिखना, यहाँ उसको सॉल्व करके लिखना है। अगर 15% होता 0.15, 12% होता, लेकिन अगर ये लेस देन 10 हो जाए तो फिर ये 9% अगर होगा तो 0.09, 0.08, 0.8 नहीं, वो 80% बन जाना है। ये प्लीज करके देख लीजिएगा सारे। 8% को बताएं कैसे कैसे कैलकुलेटर आंसर दे रहा है? 0.08, 13% 0.13, 10% था, मैंने 0.1 लिखा, सही लिखा मैंने। और माइनस अगर 2 साल बाद है तो -2। मुझे आंसर सबने बताना है ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपको आइकन पता भी है कौन से हैं। सॉरी, 8 to 6 पॉइंट्स में जा रहा है शायद, राउंड ऑफ करके हमने बहस खत्म कर ली। वो हो चुका है जो आपने बताया मुझे। व्हाट इज दिस 82645? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 1 लाख विच इज आफ्टर 2 years। ये सबका आंसर आ चुका है या ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका? किसी से अगर कैलकुलेशन नहीं हो रही, एंड में ना ये कह दीजिएगा आज की बहस के बाद ये कैलकुलेशन कैसे हुई है। किसी को कैलकुलेटर पे अगर नहीं पता कि कौन से आइकन्स यूज हुए हैं, दानियाल फंसा हुआ है, कैलकुलेटर मेरा नहीं फंसा नहीं हुआ, फिर बात क्या कर रहा है? साथ वाला फंसा हुआ है, वो भी नहीं फंसा हुआ, तो फिर इस वक्त क्या बहस हो सकती है? एन्यूटी का फार्मूला आता है, वो मैं खुद बताऊंगा यार, कमाल होगी ये। एनी कंफ्यूजन द वर्किंग? ये छोटी वर्किंग इधर लिखे जरा, पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4 के नीचे कहीं लिखे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका कोई इशू तो नहीं रह गया? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, आपका आंसर आ गया सबका? बेटा इसका आंसर मेरा ख्याल है दिया जा सकता है। मैंने ये नहीं कहा यस देने, नो भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरा क्वेश्चन साइलेंट नहीं है। हम नहीं बताएंगे, ये भी आंसर ठीक तो हो सकता है, वैसे मेजोरिटी का यही जा रहा है। ये वैसे जो फिगर्स लिखी हुई इनका मीनिंग क्या है? ये 1 लाख क्या है और 82,645 क्या है? अगर किसी ने आपको 2 साल बाद 1 लाख देना हो और वो आपके पास आज आ जाए और कहे यार प्लीज यार, पता नहीं 2 साल बाद मैं जिंदा रहूं या नहीं, आज मेरे से 82,645 ले लें, तो क्या आप मान लेंगे? जाने दे, 18,000 समथिंग कम दे रहा है। क्या 2 साल बाद का 1 लाख रुपया आज के 82,645 के बराबर है? मतलब इसका ये कि वो चीजें
जो 2 साल बाद 1 लाख की एक्सपेक्टेड है, ये 10% बीच में क्या है पता है किसी को? रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, जो भी कह लें आप। इन्फ्लेशन वर्ड सुना है कभी आपने? क्या इन्फ्लेशन से पैसा अपनी कदर खो देता है? ये अजीब बात कर रहा हूं मैं, लेकिन जी सारी सुनी नहीं, आप करें क्या? सब कुछ सुना। क्या ये एक ही चीज है सर? क्या आज का 82,645 2 साल बाद के 1 लाख के बराबर है अकॉर्डिंग टू दिस वर्किंग? ये प्रेजेंट वैल्यू का क्या हो गया? मेरी तरफ देख के जरा फार्मूला बोले, प्रेजेंट वैल्यू लेने का फार्मूला क्या है? 1 प्लस आर माइनस एन पावर एन। आ जाए नेक्स्ट पेज। वैल्यू इन यूज की एक डेफिनेशन आ रही है, पेज नंबर 5 पे हम चलेंगे। मिल गई हेडिंग? इमीडिएटली जहां वो लिखा हुआ था आफ्टर इंपेयरमेंट। रेडी है सर? ओ रेडी है सर, प्लीज रेडी है यार। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज expected to be derived from an asset over its लेने फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं, जो रिमेनिंग लाइफ में फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं वो हम एस्टिमेट करेंगे और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्यों लेंगे? कंपैरिजन आज होना है, आज कितने का बेच के कितने कमा सकते हैं का कंपैरिजन इससे होना है कि आज के मुताबिक फ्यूचर में कितना कमा लेंगे। ये आज की वर्किंग है या फ्यूचर ईयर्स की वर्किंग करके उस फिगर को आज की फिगर बनाना है? ये आज खड़े होकर वर्किंग कर रहे हैं, एक इस तरह कॉन्सेप्टली कर रहे हैं। जो भी ईयर एंड होगा वहां पे खड़े होंगे हम। फ्यूचर की एक वर्किंग है, लेकिन फ्यूचर की जो फिगर्स होंगी उन्हें डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू की तरफ लेके आएंगे ताकि आज की फिगर्स आपस में कंपेयर हो सके। फ्यूचर की कैश फ्लोज लेनी है या आज की लेनी है? फ्यूचर की लेनी है। पास्ट लाइफ की लेनी है या रिमेनिंग लाइफ की लेनी है? लेकिन बाद में उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। अब उसका प्रोसीजर क्या है? नीचे उसी वैल्यू यूज को, ये जो डेफिनेशन है एक्सप्लेन करने के लिए जरा 5 पॉइंट्स लिखे हैं। मैं अभी फिगर्स के साथ समझाता हूं, आपने एक एक स्टेप मेरे साथ पढ़ना प्लीज। क्या डिस्कस करने लगे हैं, कौन सी हेडिंग में हमें? कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। नंबर 1, रियल लाइफ में सॉर्ट ऑफ पहुंच जाए। आपका बिजनेस है, आप अगर वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एस्टिमेट करेंगे फ्यूचर कैश इनफ्लोस फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एसेट। फॉर एग्जांपल, बात समझने के लिए जरा मैं एक छोटी सी एग्जांपल क्रिएट करता हूं, आप लिखने की जल्दी ना कीजिएगा। लेट्स अज्यूम 30 जून 2023 है, हमारे पास इस दिन कोई मशीन है और इस मशीन की रिमेनिंग लाइफ 3 इयर्स है और हम वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और सारी अभी बहस कॉस्ट मॉडल पे जारी है। फ्यूचर की वर्किंग है या पास्ट की वर्किंग है? मतलब मेरी स्पेस का ये है कि अगर 30 जून 2023 पे खड़े होकर वैल्यू यूज की वर्किंग कर रहे हैं तो 2024, 2025 और 2026 रिमेनिंग 3 साल ये वाले एप्लीकेबल होंगे। सबको सही चल रहा है? सही चल रहा है सर? अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यकीनन डाटा एग्जामिनर ने देना है, लेकिन रियल लाइफ में ये एस्टिमेट्स भी खुद करने पड़ते हैं और उसके लिए फिर पास्ट भी देखा जाता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी देखी जाती हैं। वो भी एक लंबी बहस है, लेकिन वो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है। तो जो मैं फिगर्स बताऊंगा ये अज्यूम्ड फिगर्स हैं, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब जरा पॉइंट 1 दोबारा पढ़ें। सबसे पहले क्या एस्टिमेट करना है? कैश इनफ्लोस का मतलब, पैसे आने का मतलब, मशीन है, इंशाल्लाह यूनिट्स बनाएंगे, बेचेंगे और बेच के कैश इन होगा। सपोज 100 मिलियन, 80 मिलियन और 95 मिलियन कैश इनफ्लो होने की उम्मीद है। एस्टिमेट है या एक्चुअल है? एस्टिमेट है। सेकंड लाइन पढ़े। फिर एस्टिमेट क्या करना है?
क्या इनफ्लोस कमाने के लिए कोई रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह के खर्चों पे कैश आउटफ्लो भी करना पड़ सकता है? तो फिर साथ आपने कैश आउटफ्लोज एस्टिमेट करने हैं। लेट्स अज्यूम 60 million, 40 million एंड 49 million। दाने से क्या एस्टिमेट करना है और क्या एस्टिमेट करना है नंबर 1 और 2 में? इनफ्लोज एस्टिमेट करने हैं और आउटफ्लोज एस्टिमेट करने हैं। थर्ड जो है उसमें परेशान होने की बजाय रिलैक्स होकर मेरे साथ पढ़ना। इकट्ठे हैं सारे सर, प्लीज इकट्ठे से। थर्ड देन बेटा एस्टिमेट करना है नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ इफ एनी। नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स, नीचे एक स्टार बना हुआ है इसके, वो जरा पढ़े। मींस अल्टीमेट सेल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। 2 मिनट अब मेरी बात आपने सुनी जानी है। एक अभी टर्म हमने पेज नंबर 4 पे पढ़ी है, जरा ढूंढे कहीं। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये क्या चीज होती है? अभी तक आपको क्या पता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है? अगर आज ही मींस बैलेंस शीट डेट पे भेज दें तो जो पैसे मिलेंगे दैट इज फेयर वैल्यू, और जो खर्चा होगा वो कॉस्ट टू सेल नेट ऑफ कर देंगे। अब सपोज अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि हमने बेचना नहीं है, हमने इस्तेमाल करना है, और रिमेनिंग लाइफ 3 साल है, तो क्या 3 साल बाद एक स्टेज आएगी जिस पे शायद आप इस्तेमाल करने के बाद अपना एसेट बेचने का इरादा रखते हो? नहीं, रेजिडुअल वैल्यू तो बेटा वो भी शायद है, रेजिडुअल वैल्यू वो ठीक है, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू डेप्रिसिएशन की तरफ चली जाए, क्या मिलेगा? वैल्यू इन यूज किसे कहते हैं? अगर बेचने की बजाय इस्तेमाल करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या नेट मिलेगा, और डेफिनेटली इसकी फिर प्रेजेंट वैल्यू भी होगी। अगर आप ये डिसीजन लेते हैं कि मैंने इस्तेमाल करना है, तो इवन देन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के एंड पे एक अल्टीमेटली स्टेज आएगी जब एसेट आप बेच देंगे, अगर वो बिकता होगा। एक क्या है आज ही बेच दें तो उसका नाम क्या है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अगर आप इस्तेमाल का डिसीजन लेंगे तो क्या इवन देन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के एंड पे कोई अल्टीमेट डिस्पोजल की बहस आ सकती है? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के एंड पे आप कब बेचेंगे? अगर आज आप बेचने का डिसीजन लेंगे या आज आप यूज करने का डिसीजन लेंगे? अगर आप आज यूज का डिसीजन लेंगे तो आपके यूज के डिसीजन की वजह से एक अल्टीमेट डिस्पोजल प्रोसीड एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ एप्लीकेबल हो जाएगी। किस वर्किंग में? वैल्यू यूज की वर्किंग में या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की वर्किंग में? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या चीज है? आज ही बेच दें तो कहानी ओवर हो गई, फिर अल्टीमेटली भी बेच देंगे, आज भी बेच देंगे और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अल्टीमेटली भी बेच देंगे। आई होप ये तो बहस नहीं है। लेकिन अगर आज इस्तेमाल का डिसीजन लेंगे तो जो भी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है इंशाल्लाह इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन एक स्टेज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के एंड पे आ सकती है जिसमें आपको ये एक्सपेक्टेड होगा, हो सकता है कि अल्टीमेटली भी बेच के कुछ कमाया जा सकता है। वो जो अल्टीमेटली बेच के कमाया जा सकता है वो वैल्यू इन यूज की वर्किंग में होना चाहिए या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की वर्किंग में होना चाहिए? वैल्यू इन यूज की वर्किंग में क्यों होना चाहिए यार? हम तो ये देख रहे हैं इस्तेमाल करके क्या बचेगा, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद अगर कुछ पैसे बच रहे होंगे तो आज वो इसी डिसीजन की वजह से बच रहे होंगे कि हमने इस्तेमाल करना था। कुछ मेरे वर्ड समझ आए किसी को? पॉइंट नंबर 3 अब मेरे साथ दोबारा पढ़ें, बल्कि पॉइंट नंबर 3 से पहले ये बताएं हम इस वक्त डिस्कस क्या कर रहे हैं, वैल्यू यूज में क्या डिस्कस कर रहे हैं कि वैल्यू यूज की कैलकुलेशन कैसे होती है। वैल्यू यूज की कैलकुलेशन में नंबर 1 क्या उठाया जाता है? इनफ्लोस का एस्टिमेट उठाया जाता है। नंबर 2 क्या उठाया जाता है? और नंबर 3 अगर क्वेश्चन में अल्टीमेट, ये अल्टीमेट वर्ड समझ आता है क्या मतलब अल्टीमेट का यहाँ मतलब? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के एंड पे अगर आपको बताया हो कि एसेट अल्टीमेटली बेच के कुछ कमाया जा सकता है और कुछ खर्चे भी बताए हो, तो देन फिर हम एक नेट डिस्पोजल प्रोसीड, आप पढ़े हो जरा बट, कैलकुलेट नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ द
एट द एंड ऑफ द, आज ही या मेरी एग्जांपल के मुताबिक जरा बताएं किस वक्त की बात हो रही है? 2026 में, 2023 में? अच्छा ये तो नहीं कहीं होगा हर साल भेज देंगे, 24 में भेज देंगे? अल्टीमेट डिस्पोजल प्रोसीज मींस एट द एंड ऑफ द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। को डिफरेंशिएट कर देंगे ना दोबारा, फेयरवेल लेस कॉस्ट टू सेल क्या चीज है? अगर आज ही भेज देंगे तो एक अलग कैलकुलेशन है, और अगर आप वैल्यू यूज की वर्किंग कर रहे हैं तो वैल्यू यूज की वर्किंग में एट द एंड ऑफ द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अच्छा ये कुछ जरूरी भी नहीं है, हो सकता है एग्जामिनर हमें कहे जी अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलेगा तो वो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर इस्तेमाल के एंड में लग रहा है कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के एंड में कुछ पैसे मिल सकते हैं और कुछ पैसे खर्चने भी पड़ेंगे, अगर मिलने हैं पैसे तो फिर एक नेट अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे और उसे मेरी इस एग्जाम्पल के मुताबिक काइंडली बताएंगे किस साल में लिखूंगा, 2026 में या हर साल? किस क्या नेट यहां भी करूंगा, जरा पढ़ लें जरा अगली लाइन में भी, अगर क्या भी और क्या भी हो तो इवन देन आप नेट करेंगे। चलिए मैं कुछ फिगर्स ले लेता हूँ जरा, आपको जरा मुझे बताना इजी हो जाएगा। सपोज ये एक्सपेक्टेड है कि एट द एंड ऑफ द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 3 मिलियन पे हम बेच लेंगे और ये एक्सपेक्टेड है कि 1 मिलियन खर्चा होगा। बताएं कहाँ लिखूं और कितना लिखूं? पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं? वाई पॉजिटिव? नेट इनफ्लो है और ये भी हो सकता है खुदा ना खासा कि नेट आउटफ्लो हो रहा हो, तो वाई पॉजिटिव? 3 मिलियन इंशाल्लाह मिलेगा, 1 मिलियन खर्चा हो जाएगा, 2 मिलियन सपोज अगर हमें एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, तो वैल्यू इन यूज की वर्किंग में लिखेंगे। एनी फाइनली कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? तो दोबारा बता देंगे 3 स्टेप्स क्या हैं। नंबर 1 क्या एस्टिमेट करें, नंबर 2 क्या एस्टिमेट करें, और नंबर 3 जरा पढ़ के बता दें क्या एस्टिमेट करें। एनी कंफ्यूजन? अगले जो 2 स्टेप्स लिखे हुए हैं उनको वहां देखने के बजाय बोर्ड पे देखें। जब ये काम हो जाएंगे तो हम कैलकुलेटर पकड़ लेंगे। फिगर्स इजी हैं, एक नेट कैश फ्लो की फिगर निकाल लेंगे। 40 पॉजिटिव नेगेटिव, इनफ्लो ज्यादा है यार, 40 फिर आ गया, आगे अगर बता दें 48 कैसे यार, कमाल हो गया, 46 बनता है यार। 95 माइनस 49 में 2 भी तो ऐड होना, सही किया आप लोगों ने, क्या बनेगा? समझ आ गया? 48 2 प्लस होना है यार, ये भी तो इनफ्लो एक्सपेक्टेड है। तो व्हाट इज द इनफ्लो ऑफ 2016, तो सॉरी 2026 सॉरी, ओके प्लीज। तो क्या क्या एस्टिमेट्स हुआ, इनफ्लोज आउटफ्लोज, फिर हमने नेट कैश फ्लोज बना ली। अब जरा वर्ड सुने मेरे, ये 40 जो पहला मैंने लिखा है ये कब मिलेगा? 2024 में। अगला 40 48, हम वर्किंग किस दिन कर रहे हैं बोर्ड पे देख के बताएं? 30 जून 2023। तो ये फ्यूचर वैल्यूज है। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, अब इनकी प्रेजेंट वैल्यूज लेंगे। 40 की प्रेजेंट वैल्यू कैसे लेंगे? 1 प्लस जो भी रेट होगा, रेट अब रहने दें, जो भी रेट होगा माइनस बताना आपने, -1 करके। अगला बताएं, 1 प्लस आए -2, अगला 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 1 प्लस आई -3, आज से 1 साल बाद -1, आज से 2 साल बाद, आज से 5 साल बाद -5 हो जाता, आज से 3 साल बाद -3। 3 फिगर्स हमारे पास आ जाएंगी, 40 की प्रेजेंट वैल्यू, अगले 40 की प्रेजेंट वैल्यू और 48 की प्रेजेंट वैल्यू। क्या ये फिर आज की वैल्यूज आ जाएंगी? इन तीनों को फिर प्लस करेंगे जब, तो इंशाल्लाह फिर ये जो फाइनल फिगर आएगी, दिस इज कॉल्ड एज present value of future cash flows expected to be derived from an asset over its remaining useful life, which means in short words value in use आ जाएगी। खुद से पहले 0.4 और 5 फाइनल करना। किस फिगर का नाम प्रेजेंट वैल्यू है? 40 की प्रेजेंट वैल्यू, 40 की या 48 की? उन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर टोटल करके जो फिगर आएगी वो फिर वैल्यू इन यूज कहलाएगी। मेरा ख्याल है ये छोटी सी वर्किंग जरा हेल्पफुल रहेगी, हमने अभी क्वेश्चंस करने, इस पेज के नीचे कुछ जगह बन सकती है, पिछले पेज के नीचे है जगह, पिछले पेज पेज 4 पे, पेज 4 पे शायद बन जाए, इर्द गिर्द लिखिएगा, जरा अभी क्वेश्चन करते हुए रिवाइज कर लेता हूँ। वेटिंग फ्रॉम योर साइड।
ये कोई बहुत मुश्किल तो नहीं प्लीज लग रहा? जी सर, फोर कैंड पे अगर जगह तो वहां लिख लें, फोर कैंड ही फाइनल हुआ शायद। साथ वाले भाई से ओपिनियन लिया आपने? फिर प्रैक्टिकल लाइफ से पहले अभी आपने एमएफए में जाना है, एमएफए के बाद आपने फाइनल में जाना है, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है। जल्दी से ये चीजें बच्चों वाली पढ़ें, फाइनल में आपका शदीद इंतजार है। फिर आपने आर्टिकल्स लाइफ में जाना है, फिर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में, और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आपने शुरू में जरा जूनियर किस्म के एसी होना है, फिर आपने सीखते 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 एफसीए बन जाना है, और फिर इंशाल्लाह आपने मुझे बताना है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप क्या कर रहे हैं। अभी काफी दूर है यार। इंटरेस्ट रेट तो बट सुना होगा आपने, तो डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट, क्यूम है वैसे, ये एग्जाम्ट होती है, क्यूएम भी एग्जाम्ट हो जाती है मेरा ख्याल, पीआरसी एग्जाम्ट ही हो जाता है पास होने के बाद। क्यूएम में तो मेरा ख्याल आपने एनपीवी भी वर्ड सुना होगा। प्रेजेंट वैल्यू तो छोड़े, आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू भी सुना होगा, आईआरआर भी लगता सुना हुआ, सॉरी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सुना हुआ। इसका मतलब आपको कैलकुलेटर पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी निकालना आता है? नहीं, बस मैंने याद करवाना है, डेफिनेटली भूला हुआ है लेकिन वर्ड तो याद आ गए। इसका मतलब अगर आपको तो ये भी पता है कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो डिसीजन कैसे लेते हैं, मुझे नहीं बस बता रहे, असल मसला ये आप नॉलेज शेयर नहीं करना चाह रहे। मुझे खतरा ये है कि अगर किसी दिन मैंने पूछ लिया कि 1+1 कभी पढ़ा हुआ है, तो आपने देखना मुझे वैसे ही है जैसे गुस्से से आप देख रहे हैं। अगर पढ़ा होता तो यहाँ आए होते। ये मैंने 3 टिक्स लगाए हैं और एक बॉक्स बना के एक और टिक लगाई है कि इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यूज का, फिर मैंने एक टोटल किया बॉक्स बना के।